हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ, यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोपियन यूनियन। ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। क्योंकि ये चैप्टर जो है 9th है और काफ़ी वैल्यू रखता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जो आपको समझना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और ये बात इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि अधूरा चीज़ें आपको पता ही कि नुकसानदायक ही होता है। साथ में एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर पहली बार वीडियो आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये चैनल नया है। अगर आप दोबारा नाम भी याद कर लेते हो फिर भी जो है वो त्रिपुरा या तिरपस कर देता है जब भी आप गूगल में सर्च करोगे या यूट्यूब पर सर्च करोगे तो। इसे सब्सक्राइब कर लेने में ही फ़ायदा है आपको। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ बने रहे, ठीक है, और आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चलता रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, ये बात तो आपके लिए था, आपकी भलाई के लिए था। लेकिन जो हमारा जो टॉपिक आज है क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। आपको पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सदियों तक यूरोप देश का प्रभुता बना रहा है। काफ़ी प्रभुता जो थी इसी की थी, परंतु दूसरे महायुद्ध के दौरान यूरोपीय राष्ट्र को बहुत ही क्षति उठाना पड़ा। परिणामस्वरूप उनका यह प्रभुता लगभग समाप्त सी हो गई थी। क्योंकि जब दूसरे विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोपीय संघ जो था बिल्कुल तहस नहस हो गया था, जिसकी वजह से जो था इनका प्रभुता संपन्न जो थी ख़त्म हो गई थी। और अमेरिका की जो प्रभुत्व थी वो सामने उजागर हुई। आपने खोए हुए सम्मान और श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हुई क्षति की पूर्ति के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद अनेक प्रयास किए गए। लेकिन यूरोपीय संघ उनके द्वारा किए गए इन प्रयासों का ही परिणाम है और वर्तमान युग का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है। और इस समय यूरोपीय के 28 राष्ट्र इस संगठन के सदस्य हैं और अनेक राष्ट्र इसके सदस्य बनने के लिए उत्कृष्ट हैं। तो आप कह सकते हो कि जो यूरोपीय संघ थी उसकी अपनी एक अलग ही इतिहास थी। क्योंकि इनकी हजमनी जो थी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई थी। लेकिन जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ तो इसकी जो प्रभाव था धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन वही जो उनकी जो हजमनी ख़त्म हुई, उनको दोबारा से वो प्राप्त करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यूरोपीय संघ का इतिहास पृष्ठभूमि एक अलग इतिहास बताती है, ठीक है। क्योंकि अपने हजमनी के लिए, अपनी जो वर्चस्व के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा संघर्ष किया। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उच्च पद पे रहता है तो वो सदैव चाहता है कि वो उच्च पद पे ही रहे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब इनकी हजमनी ख़त्म हो गई, इनकी जो प्रभुता ख़त्म हो गई, तब जाके इन्होंने क्या किया, यूरोपीय संघ का निर्माण किया। और देखते हैं हम कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन्होंने क्या कदम उठाया और इनका क्या इतिहास रहा था। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय देशों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हुई क्षति की पूर्ति की जरूरत अनुभव की गई। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूरोप के 6 राष्ट्र बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड द्वारा परस्पर मिलकर सहयोग की जाने का निर्णय किया गया था। सबसे पहले इन देशों द्वारा 18 अप्रैल 1951 को परस्पर मिलकर यूरोपीय कोयल और स्टील समुदाय यानी यूरोपियन कोल्स एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई थी, जिसे 1952 में व्यवहारिक रूप से दिया गया था इनको पहचान। इसके बाद 25 मार्च 1957 को रोम में एक संधि है, जिसे रोम की संधि के नाम से भी आप लोग जानते हो, ठीक है, बनाया गया। इसके द्वारा संगठन जैसे कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी ईईसी और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वस्तु, सेवाओं और पूंजी और लोगों के स्वतंत्र आने जाने की व्यवस्था करना था। और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय यानी यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का उद्देश्य परमाणु शक्ति का शांतिमय उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने की व्यवस्था करना था। इसके बाद जो हुआ 1951 में की गई मैस्ट्रिक्ट संधि द्वारा इन दोनों संगठनों को मिलकर यूरोपीय संघ का नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के संयुक्त मंडी का विकास करना और धीरे धीरे इन देशों के बीच राजनीतिक एकता स्थापित करने का भी विचार रखा गया। अब ये जो बनाई गई संस्था, इसकी अपनी एक महत्व रखता है, ठीक है ना। ये संस्थाएं जो बनाई गई, जैसे ईईसी बनाई गई थी, यूरोपियन एटॉमिक्स एनर्जी बनाई गई, फिर यूरोपियन जो था इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई। ये सारी यूरोपियन जो बनाई गई थी वो उनके अर्थव्यवस्था को पुण्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। ये बात आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए।
सदस्यता प्राप्त करने की आवश्यक शर्त, देखिए इनकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुछ शर्त रखी है, कुछ रूल रेगुलेशन रखा है जो इन्होंने बनाया था। इन्होंने पहला तो रूल यही रखा था कि स्थिर लोकतंत्र प्रणाली यानी स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए उस देश में। दूसरा जो इनका रूल रेगुलेशन था, मानव अधिकारों का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ठीक है। मंडी अर्थव्यवस्था में विश्वास, द फेथ इन द मार्केट इकोनॉमिक्स। और चौथा जो इनके विचारधारा था वो ये था कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संबंधी उत्तरदायित्व पूरे करने की योग्यता, यानी एबिलिटी टू बी ऑफ फुलफिल टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये जो चार जो इनके शर्तें थे, जो देश इनके शर्तें मानते हैं वो इनके सदस्य होने के, समुदाय होने का दावा ठोक रख सकते हैं। तो ये चार नियम जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कभी कभी ये 2 मार्क्स में आ जाता है कि सदस्यता प्राप्त करने के लिए, यानी यूरोपीय जो है क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ को मान्यता प्राप्त करने के लिए वो कौन सी 4 शर्तें हैं उसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है, ये आपको सिर्फ समझना है। अब यूरोपीय संघ के कुछ उद्देश्य थे, यानी एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव यूरोपियन यूनियंस। अब इनका मुख्य उद्देश्य कौन था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें यूरोप की एकता को भंग करने वाले विवादों को सदा के लिए समाप्त करना, ये उनका उद्देश्य था कि जो यूरोप में विवाद हो रही थी, वाद विवाद हो रही थी, उनको भंग करना ही इनका सबसे प्राथमिक लक्ष्य था। यूरोप को खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना और यूरोप को आर्थिक शक्ति और संस्कृति परंपराओं के अनुसार भूमिका निभाना, ये भी इनकी जो थी एम थी। रूढ़वादी आर्थिक परंपराओं को समाप्त करके नई अर्थव्यवस्था स्थापित करने और यूरोपीय देशों के बीच आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले करों को समाप्त करना, अर्थात यूरोप को एक आर्थिक इकाई में बदलना, इनकी जो थी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी। चौथी जो थी इनकी सभी सदस्य राष्ट्र के लिए संयुक्त कृषि नीति तैयार करना और कृषि से होने वाले आय में वृद्धि करना, जो कि इनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से जो है डायरेक्ट उत्पादन किया जा सकता है कोई भी चीज़ को। पांचवा जो था इनका, यूरोपीय देशों का एक आर्थिक और वित्तीय संघ स्थापित करना, यानी आर्थिक और वित्तीय संघ बनाना जिससे यूरोपीय देशों का फायदा हो सके। छठवां जो इनकी बात थी तो ये थी कि यूरोपीय संघ में शामिल देशों के लिए संयुक्त मुद्रा यानी कॉमन करेंसी की व्यवस्था करना। देखिए दोस्तों, जिसके पास करेंसी रहती है वो देश 100% जो है पावरफुल बन जाती है, क्योंकि ये बात उनको समझ थी, क्योंकि पहले यही देश जो थी काफ़ी पावरफुल थी। सातवां जो पॉइंट बताता है, ये बताता है कि सभी सदस्य देशों के लिए संयुक्त विदेशी नीति और सुरक्षा नीति अपनाना। देखिए, अगर अपने देशों को अगर काफ़ी पावरफुल बनाना है तो जो संयुक्त विदेशी नीति होती है, सुरक्षा नीति होती है, उसको अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण में रखी। सभी सदस्य देशों के लिए संयुक्त मजदूर कानून यानी कॉमन लेबर लॉ की व्यवस्था करना। क्योंकि देखिए, संयुक्त मजदूर कानून होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी देश के लिए जो ये लेबर वर्ग होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए या किसी राष्ट्र को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए। जो मजदूर होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होती है, इसलिए यूरोपीय संघ इनको छोड़ना नहीं चाहती थी, इनको भी मजबूत करने की व्यवस्था बनाने के पक्ष में थे। सभी सदस्य देशों के लिए संयुक्त सहभागिता यानी कॉमन पार्टनरशिप की व्यवस्था करना, यानी सभी देशों के लिए संयुक्त सहभागिता यानी सभी देशों के साथ सहभागिता, यानी अकेला तो ये रह नहीं सकते थे, इसलिए सभी देशों से पार्टनरशिप करना इनका सबसे बड़ी एम थी। ठीक है, उसके बाद सभी सदस्य देश आंतरिक मामले और न्याय के साथ जुड़े मुद्दे पर एक दूसरे के साथ सहयोग करके और सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी इनको कि दूसरे देशों के साथ न्याय प्रणाली और सामाजिक व्यवस्थाओं में एक दूसरे को हेल्प करना जो इनकी प्राथमिकता में से एक था। यूरोपीय संघ के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक यानी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना करना। देखिए, कोई भी देश के लिए जो बैंक होती है महत्वपूर्ण। देखिए, अमेरिका इसलिए पावरफुल है क्योंकि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका में स्थापित है, इसलिए वो बहुत काफ़ी पावरफुल बन गया। अगर ये भी देश जो थी पहले ही पावरफुल थी तो इनको पता था कि पावरफुल बनने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बैंकों को अपने अंडर कर लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर कर लेना। ठीक है, बहुत से ऐसे है IMF, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनको अपने अंडर अगर आप कर लेते हो तो वो देश जो है ऑटोमेटिक जो है पावरफुल कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरोपीय संघ को ये बात
भली भांति समझ थी कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक अगर होगा तो इससे क्या होगा, ये देश जो होगा काफ़ी मजबूत हो जाएगा। मजदूर आंदोलनों को प्रतिबंध से मुक्त कराना और ऐसी व्यवस्था करना जिनका मजदूरों की आय पर विपरीत प्रभाव न पड़े। अब देखिए, कोई देश जो है बर्बाद होता है इसलिए क्योंकि वहाँ पर आए दिन क्या होता है, दंगे फसाद होते हैं, तो वो देश कभी भी प्रगति की ओर नहीं जा सकती, वो हमेशा अविकसित देश ही कहलाएगा। जहाँ पर आए दिन छोटी मोटी बातों पे, धर्म पे, बात पे, छोटी सी कहानी पे, छोटी सी बातों हो गई तो उसमें दंगे फसाद करा देते हैं। इससे तो जो नेता होते हैं उनकी जो मंशा होती है वो तो पूरा हो जाता है, लेकिन उस देश के विकास में जो बाधा पड़ती है शायद उनको ही समझ नहीं आती है। क्योंकि दंगे फसाद में जो होती है पब्लिक सामान होती है, पब्लिक जो व्यवस्था होती है उसको तहस नहस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ों का नुकसान पहुंचता है। तो ये बात शायद हमारे देश के मंत्री कभी समझे ही नहीं और ना समझ सकते हैं। तो इसलिए यूरोपीय संघ इन बातों के लिए बहुत ही प्रतिबंधित थी कि जो मजदूर आंदोलन होंगे उनको प्रतिबंधित किससे मुक्त करवा दिया जाए, यानी उनको हर तरह के चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया जैसे वो कभी भी जो है स्ट्राइक जैसे चीज़ों पे उनका मन अग्रसर न हो। सभी सदस्य राष्ट्र के बीच आयात निर्यात की भुगतान के लिए सामान्य नीतियाँ तैयार करना। देखिए दोस्तों, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आयात और निर्यात, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होती है इतनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसका वर्णन आपको भी समझ होगी, वर्णन करना संभव नहीं है। क्योंकि कारण इसका ये होता है कि आयात और निर्यात से ही कोई राष्ट्र जो होता है, कोई देश होता है वो मजबूत बनता है। क्योंकि इससे क्या होता है, विदेशी पैसे आते हैं, विदेशी डॉलर्स आते हैं, ठीक है, तो उस देश की जो है दूसरी देश की करेंसी आने की वजह से उसकी देश की जो अर्थव्यवस्था जो होती है वो मजबूत हो जाती है। इसलिए यूरोपीय संघ इस बात के लिए सबसे प्राथमिकता दिया था, यूरोप के सभी लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। देखिए, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई राष्ट्र तभी विकसित बनती है या पावरफुल बनती है वहाँ पर अगर हर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर जो हो ऊँचे हो, उनके रहन सहन, खान पान, उनके हर तरह की व्यवस्था अगर होती है सही और उनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है तो देश जो है ऑटोमेटिक जो है वो पावरफुल बन जाती है या दूसरे देशों से आगे निकल जाती है। रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। आपको पता है कि हर देश की समस्या जो रही है रोजगार रहा है। आज इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ती हो रोजगार की समस्या को लेके लड़ती है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, रोजगार इतना से इतना देंगे, इतने से इतने करेंगे, और जीत भी जाती है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी रोजगार के अवसर के लिए कोई कदम नहीं उठाई जाती है। लेकिन यूरोपीय संघ जानता था कि अगर कोई भी देश अगर उसको आगे बढ़ाना है तो बेरोजगारी को दूर करना सबसे बड़ी बात थी। इसलिए इन्होंने जो था 15 नंबर पे इनको रखा गया कि रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना, जिससे कि जो नवयुवक व्यक्ति हैं वो बिल्ला न बैठे। क्योंकि एक बात उनको समझ थी कि जो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। खाली दिमाग रहेगा तो यहाँ पर दंगा फसाद ये तो होना ही होना, ये तो जनरल सी बात है। अगर घर में बैठे रहोगे तो दिमाग तो तुम्हारा इसी पे चलता रहेगा। तो यूरोपीय संघ ने इस बात की बहुत महत्वता दिया कि जो भी व्यक्ति रोजगार के लिए अग्रसर हैं उनको रोजगार के पूरे अवसर प्रदान किया जाए। उसके बाद था विदेशी पर्यटक को प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो विदेशी जो है पर्यटक को प्रोत्साहित करना भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि वो अपने साथ क्या लाते हैं, वो विदेशी मुद्रा लेके आते हैं, और विदेशी मुद्रा का अगर हमारे देश में अधिक से अधिक हो जाएगा तो जिस देश से वो आए हैं उस देश के ऑटोमेटिक जो है कमर टूट जाएगी। क्योंकि उन्होंने सारे पैसे जो है इंडिया में खर्च कर दिए हैं, डॉलर खर्च कर दिए हैं, तो उनका जो है उस एरिया का पैसे घट जाएगा। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो विदेशी पर्यटक है उनको प्रोत्साहन देना। हमारे देश में भी है अतिथि देवो भव, कि यानी अतिथि को हम क्या करते हैं, अतिथि देवो भव, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ लेके आते हैं, यहाँ के देशों के सामान खरीदते हैं, अपने डॉलर यहाँ खर्च करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक मजबूती आती है। तो ये जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद जो था यूरोपीय संघ सदस्य राज्यों के नागरिकों को एक दूसरे देशों में जाने के लिए छूट प्रदान करना। देखिए दोस्तों, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मान लो व्यक्ति जो है विदेश में जाता है, वहाँ पर मुद्रा कमाता है और वहाँ से इंडिया में ट्रांसफ़र करवाता है, तो इससे भी अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक मजबूती मिलती है। तो इसलिए यूरोपीय संघ ने ये बात को बहुत ही महत्वपूर्ण रखा कि जो भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, राज्य हैं, नागरिक हैं, एक दूसरे देशों में आने जाने के लिए बिल्कुल उनको आज्ञा थी और आ भी जा सकते थे। जो इसमें 18वां पॉइंट ये था कि यूरोपीय संघ का अंतिम उद्देश्य यूरोपों का राजनीतिक एकीकरण करना। देखिए, राजनीति का एकीकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टि से कि कोई भी देश अगर पावरफुल बनना है, अगर उसको विकसित होना है, तो इसमें जो है
एकीकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय संघ का प्रसार। तो इससे आप समझ सकते हो कि यूरोपीय के आर्थिक समुदाय क्या थे, यूरोपीय संघ का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, यूरोपीय संघ जो था कहाँ कहाँ फैल पाया। तो 6 राष्ट्रों द्वारा स्थापित किए यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC में धीरे धीरे यूरोपीय के अन्य राष्ट्र शामिल होते हुए गए और इसके आकार में वृद्धि होती गई। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और इंग्लैंड इसमें शामिल हो गए थे। इसके बाद 1881 में ग्रीस, 1886 में स्पेन और पुर्तगाल, 1995 में ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप इसके सदस्य कुल संख्या 15 तक पहुंच गई थी। इसके बाद सोवियत संघ के टूट जाने के बाद और पूर्वी यूरोप के देशों में चली उदारीकरण की लहर के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ आर्थिक समुदाय यानी EEC तथा जिसे हम मास्ट्रिक्ट संधि यानी मास्ट्रिक्ट 1951 के बाद यूरोपीय संघ का नाम दिया गया था, उसमें 10 और देश शामिल हो गए थे और इसके सदस्य की कुल संख्या 25 हो गई थी, यानी जो है 10 सदस्य और भी जुड़ गई। लेकिन 1 जनवरी 2007 को रोमानिया और बुल्गारिया के यूरोपीय संघ में शामिल हो जाने के परिणाम स्वरूप इसके कुल सदस्यों की संख्या 27 हो गई थी। भविष्य में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि तुर्की और क्रोएशिया आदि राष्ट्र इसमें शामिल होने के लिए तैयार बैठे पड़े हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, कि बहुत से देश जो थे इसके लिए अग्रसर हैं और इसमें शामिल होना भी चाहते हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जो एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपको करना भी चाहिए, वो ये है कि यूरोपीय संघ का संगठनात्मक ढांचा, कि यूरोपीय संघ की जो थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन, कि इसकी ढांचा कैसी थी और किस प्रकार की थी। जो एग्जामिनर इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है एग्ज़ाम में, क्योंकि PU एग्ज़ाम के लिए 18 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों, देखते हैं इसमें क्या है खासियत। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा है कि 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि यानी मास्ट्रिक्ट ट्रेट के लागू हो जाने के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC यूरोपीय संघ में बदल गया था और इसके संगठन ढांचों का वर्णन नीचे दी गई है। आखिर इसको कौन कौन से जो है ढांचे बनाए गए थे, कौन कौन ढांचा तैयार किया गया था। तो सबसे पहले तो यही था कि यूरोपीय आयोग, सबसे पहले यूरोपीय कमीशन की गठन की गई थी इसमें, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। यूरोपीय आयोग के 28 सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति सदस्य राष्ट्र द्वारा यूरोपीय संसद की स्वीकृति से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। यूरोपीय संघ के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक सदस्य इसका सदस्य होता है, यानी एक सदस्य उसका सदस्य होता है। इसका एक सदस्य और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्य राष्ट्र द्वारा की जाती है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ के सदस्य द्वारा की गई संधियों का प्रहरी होती है और देखता है कि उनका ठीक तरह पालन किया जाता है या नहीं। यह कार्यवाही के लिए यूरोपीय मंत्रिपरिषद को प्रस्ताव भेज सकता है और यूरोपीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करता है। यदि कोई सदस्य राष्ट्र यूरोपीय संघ के नियम का ठीक पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है और मामला यूरोपीय न्याय अदालत के पास ले जाया जा सकता है। संक्षिप्त में यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ के कार्यपालिका की तरह काम करती है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थी कि यूरोपीय आयोग की स्थापना करना। अगर इसमें सदस्य की संख्या और उनकी कार्य प्रणाली सब व्यवस्थित होती है तो वो जो राष्ट्र है ऑटोमेटिक जो है पावरफुल हो सकती है। उसके पश्चात जो हमारा दूसरा पॉइंट ये है यूरोपीय मंत्री परिषद की गठन। देखिए, यूरोपीय काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्ट्री की गठन करना भी बहुत बड़ी बात रहती है इसमें, और कोई भी जो है स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, कोई भी ढांचा को आगे बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण रहती है। यूरोपीय मंत्री परिषद की स्थापना 1974 में की गई थी और यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र के प्रमुख सरकारों के प्रमुख इसके सदस्य होते थे, यानी सरकार के प्रमुख ही इसके सदस्य होते थे। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता था। सदस्य राष्ट्र के विदेश मंत्री भी इसके सदस्य होते थे, जो कि अपने अपने राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करते थे। कानूनी रूप में इसके निर्णय बहुमत से किए जाते थे, जबकि वास्तव में निर्णय सबकी सहमति से किए जाते हैं, यानी सबकी सहमति होना कोई भी निर्णय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता था। मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होता था, जिसकी नियुक्ति 6 मास के लिए की जाती थी और बारी बारी सभी देशों को इसके अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिलता था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी।
मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है, यानी ब्रसेल्स में है। 5 वर्ष में इसकी 2 बैठक होती है और यह आर्थिक नीतियों में तालमेल स्थापित करने की कोशिश हमेशा करती रहती है और इनके तालमेल के प्रयत्न के स्वरूप ही काफ़ी कुछ इसमें बदलाव भी हुआ है। ये सदस्य राष्ट्र को विदेशी नीति से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श भी करती है, यानी विदेशी नीति में जो भी हो सकता है बदलाव या जो भी किया जाता है इसमें जो यूरोपीय मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श की जाती है। उसके पश्चात जो है यूरोपीय संसद, यानी यूरोपीय संसद का भी एक अपना विशेष महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इसके 626 सदस्य हैं, यानी 626 सदस्य हैं, मेंबर हैं, जो सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कई राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी सदस्य देशों के चुनाव में भाग लेते हैं। जर्मनी में से 99, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली से 87, स्पेन से 64, नीदरलैंड से 31, बेल्जियम, ग्रीस और पुर्तगाल में से 25, स्विट्जरलैंड से 22, ऑस्ट्रेलिया से 21 एंड डेनमार्क और फिनलैंड से 16, आयरलैंड से 15 और लक्समबर्ग में 6 सदस्य चुने जाते हैं। यानी इस तरह से जो होता है इसका 626 मेंबर बनते हैं। यूरोपीय संसद विभिन्न वैधानिक प्रस्तावों पर सलाह विमर्श कर सकती है। सलाह विमर्श करने के लिए ये स्वतंत्र होती है। ये यूरोपीय आयोग के सदस्य की नियुक्ति पर स्वीकृति देती है, यानी वही रहता है जैसे इंडिया में भी होता है 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पास करके इसे भंग भी कर सकती है। यानी अगर तीन व्यक्ति में से 2 व्यक्ति अगर सही कह रहा है और एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो इसको जो है भंग कहा किया जा सकता है। जैसे इंडियन पॉलिटिकल्स में भी ऐसा ही होता है। यूरोपीय मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौता यूरोपीय संघ में नए सदस्यों के शामिल करने से संबंधित मामलों पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, यानी इसमें कौन सदस्य शामिल होगा, कौन सदस्य शामिल नहीं होगा, इस पे भी विचार करना इसी का ही मत होती है। उसके बाद है आर्थिक सामाजिक कमेटियाँ, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटीज भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके 220 सदस्य होते हैं, यानी मेंबर्स होते हैं। 222 मेंबर्स होते हैं जो नौकरी देने वाले व्यापार और संघों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक और आर्थिक मामले संबंधी निर्णय लेने से पहले आर्थिक और सामाजिक कमेटी के साथ सलाह विमर्श करना भी इनका सबसे महत्वपूर्ण टास्क होती है। इसकी एक सलाहकार कमेटी भी होती है और कोयले और स्टील के संबंधी मामले इस कमेटी के सौंपे जाते हैं। सलाहकार कमेटी के 108 जो मेंबर्स होते हैं जो उत्पादकों, मजदूरों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो मेन हमारे होते हैं उत्पादकों, मजदूर और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करना भी एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से जो है कोई भी देश जो है आगे बढ़ती है। यूरोपीय न्याय अदालत, यानी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें यूरोपीय संघ अदालत के 15 न्यायाधीश और 9 एडवोकेट जनरल होते हैं। इनका मुख्य स्थान लक्समबर्ग में है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति सदस्य राज्य की सरकार द्वारा परस्पर सहमति से की जाती है। इनका कार्यालय 6 वर्ष की होती है और इनकी स्वतंत्रता को विश्वसनीय बनाया जाता है। यानी इनकी देखिए कोई भी न्याय प्रणाली जब तक स्वतंत्र नहीं होती है वो सही फैसला नहीं ले सकती है। इसलिए न्याय प्रणाली को सदैव स्वतंत्र रखना ही न्याय उचित है। ठीक है, न्याय अदालत यूरोपीय संधियों की व्याख्या भी करती है और देखती है कि वे ठीक तरह से लागू की जाती है या नहीं। ये संधियों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के राष्ट्र को जुर्माना कर सकती है। यानी यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र न्याय अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए प्रतिबंधित होती है। यानी जो भी निर्णय दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को मानने का अधिकार है और वो प्रतिबंधित भी होती है। उसके पश्चात जो है 6वां पॉइंट ये कहता है कि लेखा परीक्षकों की अदालत, यानी कि अदालत कोर्ट और ऑडिटर। इसकी स्थापना के लिए 22 जुलाई 1975 ईस्वी में एक संधि की गई थी और 1 जून 1927 को इसे काम करना शुरू कर दिया था। इसके 15 सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति यूरोपीय मंत्रिपरिषद के आम सहमति से मंत्रिपरिषद द्वारा संसद की स्वीकृति की जाती है। इसके अध्यक्ष का चुनाव लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है, परंतु इसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं। यह अदालत यूरोपीय संघ के आय और व्यय की परीक्षण करती है और देखती है कि खर्चे कानून के अनुसार किए गए हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई भी राष्ट्र जो हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके खर्च करने का तरीका क्या है और उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया ना तो आप कह सकते हो कि कोई भी देश जो है प्रगति के राह पे चल देगा। उसके पश्चात यूरोपीय निवेश बैंक, यानी यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक भी बनाई गई। यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC संधि द्वारा की गई थी और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर इसका संचालन करता था।
बोर्ड के सदस्य विभिन्न सदस्य राष्ट्रों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए पैसा देना और यूरोपीय संघ के हितों की रक्षा करना और संयुक्त व्यापार की संतुलित विकास के लिए काम करना बैंक का मुख्य उद्देश्य है। और बैंक का यही उद्देश्य होना भी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के हितों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए राष्ट्र के बीच तालमेल बैठाना और राष्ट्र को आगे बढ़ाना ही बैंकों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह बैंक अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास और विभिन्न राष्ट्रों के संयुक्त हितों की रक्षा के लिए काम भी करती है, जो इनके एक विशेषताओं में से एक थी। उसके पास क्या था? समुदाय के कानून यानी कम्युनिटी लॉ। विभिन्न संधियों की धाराएं और उन पर आधारित कानून या तो सदस्य देशों द्वारा उसी तरह लागू कर दिए गए जाते हैं या फिर सदस्य देश अपने अपने कानून बनाकर उन्हें लागू करते हैं। सभी सदस्य देश इन कानूनों को मानने और लागू करने के लिए प्रतिबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त परिषद और आयोग अपनी सिफारिश और विचार दे सकते हैं, परंतु सदस्य राष्ट्र उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी कोई भी सदस्य राष्ट्र हो यानी कोई भी राष्ट्र है वो इसको मानने के लिए प्रतिबंधित नहीं है, वो उस पर कोई तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता है। ये इसकी खास बात है। अब उसमें क्या है? यूरोपीय संघ की कानून निर्माण की प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपीय संघ की कानूनी निर्माण पर जो प्रक्रिया यूरोपीय आयोग द्वारा मंत्रिपरिषद को भेजे गए प्रस्ताव के रूप में आरंभित होती है। यानी इसका जो है आरंभ तब हो जाती है जब मंत्रिपरिषद को इसके द्वारा प्रस्ताव यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्ताव भेजी जाती है। परिषद साधारण ऐसे प्रस्तावों पर यूरोपीय संसद के विचार जान लेती है और संसद विभिन्न कमेटियों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपनी राय प्रकट करती है कि इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। संसद की राय जाने के बाद मंत्रिपरिषद बहुमत से निर्णय करती है और इसके लिए निर्णय जो होती है 2 सही 3 के बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। परंतु सदस्यों को अपनी निजी राय प्रकट करने का अधिकार प्राप्त होता है और वह राय मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए निर्णय से भिन्न हो सकती है। यानी अपना विचार रखने का भी उनको पुण्य अधिकार होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अगर कोई मंत्री को ये दिया जाता है, अपने विचार रखने का जो है स्वतंत्रता दी जाती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए एक जो पार्टी के बंधनों में बंधा हुआ मंत्री होता है और एक जो स्वतंत्र मंत्री होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। पार्टी के बंधन में बंधा हुआ मंत्री सदैव जो है पार्टी के ही गुणगान गाता रहता है, लेकिन अगर उससे वो स्वतंत्र है तो वो पार्टी को भी आलोचना कर सकता है। तो आज की समस्या आप जानते ही हो कि सभी के सभी जो मंत्री होते हैं वो पार्टी के बंधनों में बंधे होते हैं। वो अपनी तरफ से एक भी गतिविधियाँ करना उनके लिए शायद संभव नहीं होता है। उसके पश्चात यूरोपीय संघ का वित्त यानी फाइनेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ के वित्तीय साधन संधि द्वारा निश्चित किए गए हैं। यूरोपीय संघ का बजट मंत्रिपरिषद और संसद द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। एक निश्चित सीमा में संसद अनावश्यक खर्च या नॉन ऑब्लिगेटेड एक्सपेंडिचर्स पर अपना नियंत्रण रखता है। संसद बजट को रद्द भी कर सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। यूँ निर्णय करने वाले संस्था मंत्रिपरिषद होती है और यूरोपीय संघ के खर्चों की पूर्ति आम बजट और कोयले और स्टील पर कर लगाकर की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक थी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग जो है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन जो बात निकल के सामने आती है वो यही आती है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ के आकार और इसके कार्य क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। देखिए, क्योंकि इनका जो कूटनीति थी, जो इनका विचारधारा था वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से बहुत चीज़ों में जो है व्यापक प्रगति हुई है। तो प्रगति होना तो जनरल सी बात है। अगर मान लीजिए अगर आप ढंग से पढ़ते हो, अगर ढंग से समझते हो, तो आपको भी एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर आना यही चीज़ की सुचालक होती है। तो बच्चों पढ़ने पर ध्यान दो कि जो महत्वपूर्ण रहती है। आज यह विश्व की सर्वोच्च आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। ठीक है, जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ द्वारा यूरो को नाम से यूरोपीय देशों के लिए एक संयुक्त सिक्के की व्यवस्था भी की गई थी। आपको पता है यूरो जो 3 पैसे निकाली गई थी सिक्के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। 1992 में मार्टेस ट्रेट्स के लागू हो जाने के बाद यूरोपीय देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो गई। यानी ये काफ़ी प्रक्रिया जो थी तेज़ हो गई। अभी इसमें शामिल राष्ट्रों की संख्या 27 तक पहुंच चुकी है और कुछ और देश इसके सदस्य बनने के लिए उत्सुक हैं। आज यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्र के नागरिक बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे देशों में आ जा सकते हैं। यानी कह सकते हो कि इनको नागरिकों के लिए काफ़ी इनको छूट मिल चुकी है। यानी 29 अक्टूबर 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्र ने अपने समूह के लिए एक संविधान तैयार किया, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ के एक संवैधानिक संरचना तय हो गया। इस संविधान का उद्देश्य यूरोपीय संघ की निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना तथा इस संविधान पर
सदस्यों की स्वीकृति के साथ तथा बाद 2007 में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया था, परंतु भिन्न भिन्न देशों की संसद की स्वीकृति न मिलने के कारण यह अभी लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि सभी देशों का इसमें एक मत होना बहुत ही अनिवार्य था। इस वजह से ये लागू नहीं हुआ कि कई देश जो थे इसके खिलाफ थे, इसको नहीं लागू करवाना चाहते थे, इसलिए इसका निर्माण नहीं हो सका। अगला टॉपिक जो है यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव यानी स्टेज ऑफ यूरोपियंस इंटीग्रेशंस। कहते हैं कि अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोपीय के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लैक्सबर्ग द्वारा पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयले और स्टील समुदाय का गठन किया गया था। उसके पश्चात मार्च 1957 ईस्वी में 6 देशों द्वारा रोम की संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया था। उसके बाद जनवरी 1973 ईस्वी में डेनमार्क, आयरलैंड और बर्तानिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। फिर जो जून है 1979 ईस्वी में यूरोपीय संसद के लिए पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया था। तो ये तो चीज़ जो डेट दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण डेट दी गई है जो यूरोपीय संघ में हुआ था, यानी 1 जनवरी जो थी 1981 में यूनान द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त की गई थी। उसके बाद जून 1985 ईस्वी में सेलेन समझौता के अंतर्गत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद जनवरी जो था 1986 ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। उसके बाद अक्टूबर 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया था। ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1991 ईस्वी में यूरोपीय संघ को संगठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसका जनवरी 1993 ईस्वी में इकहरी मंडी स्थापित किया गया था। उसके बाद जनवरी 1995 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ के सदस्य बनकर सामने आए थे, उभरे थे। जनवरी 2002 में यूरोपीय संघ के 12 सदस्य द्वारा यूरो को संयुक्त करेंसी के रूप में अपनाया गया था। उसके बाद जो थी मई 2004 में स्पाइस और गणराज्य ऑस्ट्रिया, हंगरी और लिथुआनिया, मास्ट और पोलैंड, स्लोवेनिया यूरोपीय संघ में शामिल होकर अपने आप को आगे बढ़ाए थे। उसका जनवरी 2007 में रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ में शामिल होकर अपना अस्तित्व जाहिर किया था। उसका जुलाई 2013 ईस्वी में क्रोएशिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। उसके पश्चात जो थी 1 फरवरी 2020 में बर्तानिया यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण बात थी। उसके पश्चात था मास्ट्रिक्ट संधि और यूरोपीय एकीकरण। अब मास्ट्रिक्ट ट्रेटिंग एंड यूरोपियंस इंटीग्रेशन। अब जो मास्ट्रिक्ट संधि थी वो आखिर थी क्या, इसमें क्या बातें बताई गई थी उसके विषय में हम जानते हैं। कहते हैं कि 11 दिसंबर 1991 को यूरोपीय समुदाय के 12 राष्ट्र नेताओं द्वारा मास्ट्रिक्ट नीदरलैंड में यूरोपीय समुदाय को मजबूत बनाए जाने और राजनीतिक तथा वित्तीय एकता प्राप्त किए जाने के उद्देश्य को मुख्य रखकर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे मास्ट्रिक्ट संधि कहा गया। ठीक है। यह संधि यूरोपीय एकता को और पक्का किए जाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था और इस संधि के अनुसार यूरोपीय संघ की संयुक्त नागरिकता, यूरोपीय संघ के लिए इकहरी मुद्रा, इकहरी बैंकिंग प्रणाली का इसमें जोर दिया गया था। परंपरा विचार विमर्श के लिए संस्थाएं बनाई गई थी और वित्तीय और राजनीतिक एकता, यूरोपीय संघ की संयुक्त नागरिकता, यूरोपीय संघ की संयुक्त प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाएं जैसे कि यूरोपीय संसद, ठीक है, और कार्यकारी आयोग आदि स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई थी और यूरोपीय संघ को संयुक्त राष्ट्र यूरोप बनाए जाने के प्रयत्न भी की गई थी। तो इसमें जो था मास्ट्रिक्ट संधि में यही बातों को विशेष ध्यान दिया गया था। अब मास्ट्रिक्ट संधि की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही आती है बच्चों कि वित्तीय एकता या मॉनेटरी यूनियंस, यानी यूरोपीय संघ द्वारा 1 जनवरी 1994 तक यूरोपीय मुद्रा जो संस्थाएं थी, यूरोपियन पेंस मॉनेटरी इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई थी। यूरोपीय मुद्रा संस्था यानी EMI जो थी 1919 तक स्थगित किए जाने वाले केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक की पुरोगामी संस्था होगी जो यूरोपीय संघ के लिए संयुक्त मुद्रा यानी कॉमन करेंसी जारी करेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण इसमें बात थी। उसके पश्चात जो था राजनीतिक संघ यानी जो पॉलिटिकल यूनियन था, यूरोपीय संघ संयुक्त विदेश और विदेशी नीति अपनाएगा और उसका पालन करेगा। इसके सभी निर्णय आम सहमति यानी से किए जाएंगे, जो कि इसमें विशेष बात थी। सुरक्षा संबंधित मामले पश्चिमी यूरोपीय संघ यानी वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन को सौंपे जाएंगे। 1996 इसमें यूरोपीय संघ के सदस्य राजनीतिक सहयोग पर पुनः विचार करेंगे और पश्चिमी यूरोपीय संघ यानी वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन को यूरोपीय संघ की सुरक्षा
शाख में बदलने का निर्णय कर सकेंगे और संयुक्त नीति का निर्माण भी कर सकेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, और इनको ये आगे प्रोत्साहित भी इन्होंने किया। उसके बाद था तीसरा पॉइंट जो था सहयोग और नीति निर्माण के लिए नए क्षेत्र या न्यू एरिया ऑफ द कोऑपरेशन एंड पॉलिसी ऑफ मेकिंग। ठीक है बच्चों, यूरोपीय संघ में सर्वसम्मति से निर्णय किए जाने की व्यवस्था को बहुलतम से निर्णय किए जाने की व्यवस्था में बदल दिया जाएगा। ये बात बहुत ही खास थी इस एक्ट में। यूरोपीय संघ शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, संस्कृति, उपभोक्ता सुरक्षा, उद्योग, अनुसंधान और विकास, पर्यावरण, सामाजिक मामले और विकास सहयोग आदि इन नए विषयों को अपने क्षेत्र में ले सकेगा और इसके संबंध में नीतियां बना सकेगा। परंतु यूरोपीय संघ इन विषयों के संबंधों में नीति तभी बनाएगी यदि वे राष्ट्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई नीतियों से अधिक प्रभावशाली होगा। यानी ये बात उन्होंने एक शर्त के रूप में रख दिया। उसके बाद था यूरोपीय संसद और कार्यकाली आयोग। दोनों के दोनों क्या थे? इसमें था यूरोपियन पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव कमीशन। यूरोपीय संघ की एक सदस्य होगी जिसके 626 सदस्य होंगे। कार्यकारी आयोग के सदस्यों की नियुक्ति इसके सलाह से की जाएगी। ये इसमें बातें थीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा आदि विषयों को संबंध में इसका अधिकार क्षेत्र सीमित होगा। यानी इसमें उपभोक्ता को और पर्यावरण को तो मुख्य रखा गया था। क्यों? क्योंकि पर्यावरण और स्वास्थ्य जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और ये चीज़ें जो होती है किसी भी देश के लिए, प्रगति के लिए बहुत ही मेन बात रहती है। क्योंकि पर्यावरण की वजह से हम अपने वातावरण में रह रहे हैं। अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है, पर्यावरण को किसी नुकसान पहुँचाते हो तो वो नुकसान हमको ही पहुँचती है। तो इसलिए यूरोपीय संघ वाले जो बनाई गई थी इसमें बहुत ही विशेष रखा गया था। पांचवा जो था यूरोपीय संघ की नागरिकता यानी सिटीजनशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ को नागरिक यदि वे अपने राष्ट्र की अपेक्षा किसी दूसरे राष्ट्र में रहते होंगे तो उन्हें वहां की स्थानीय संस्था के लिए करवाए जाने वाले चुनावों में मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा। ये भी बात इनमें खास थी। 1993 के बाद यूरोपीय संघ के नागरिक यूरोपीय संघ से बाहर यूरोपीय संघ के किसी भी दूतावास के कूटनीतिक सहायता प्रदान करने के योग्य होंगे। उसके पश्चात 6वां पॉइंट तो जो था इनका सामाजिक पक्ष यानी सोशल डायमेंशन। दिसंबर 1991 में maastricht संधि के अंतर्गत एक सामाजिक चार्टर यानी सोशल चार्टर्स ग्रहण किया गया था, जिसके अनुसार कर्मचारी को स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देशों में आने जाने या कार्य की सुविधा प्राप्त करने और स्त्री और पुरुषों के सामान्य अधिकार, सामाजिक सुरक्षा संघ बनाने और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से कर्मचारियों के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी बनने या सुरक्षा जो स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों की और बुजुर्गों तथा अपाहिजों को जो अपाहिज होते हैं, डिसेबिलिटी के होते हैं, उनका अधिकार प्राप्त आदि की व्यवस्था की गई थी। यानी इसमें सब तरह की व्यवस्था थे, वो सारे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति थे। जून थी 1997 ईस्वी में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में सामाजिक चार्ट्स के मान्यता प्रदान इसमें की गई थी। उसके बाद था आर्थिक पक्ष इकोनॉमिकल डायमेंशन यानी 1991 में maastricht संधि के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए एक साझी करेंसी यानी कॉमन करेंसी अपनाई जाएगी, जिसके लिए सदस्य देश को कुछ शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी तथा यूरो को यूरोपियन संघ की साझी करेंसी के रूप में अपनाया गया था। उसके बाद था सहायता देने के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी। इसमें था कि 1991 की maastricht संधि के अंतर्गत पहली बार सहायता देने के लिए सिद्धांतों की व्यवस्था की गई थी, जिसके द्वारा यह यकीनी बनाया गया था कि यूरोपीय संघ बिना किसी विशेष कारण के यूरोपीय संघ में शामिल देशों को नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप न कर सके तथा निश्चित करे कि किसी सदस्य देश की प्रभुता को नष्ट किए बिना नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा किया जाए तथा राष्ट्रों के प्रभुता का सम्मान किया जाए। इसके पश्चात सदस्य देशों को हिदायत दी गई थी कि सभी देश अपने आर्थिक तथा सामाजिक हितों में समानता स्थापित करें तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों की सहायता भी करें, जो कि इसमें महत्वपूर्ण थी। यानी आप इसमें कह सकते हो, अगर हम बात लें maastricht संधि का, maastricht संधि जो थी एक उद्देश्य यूरोपीय समुदाय के राष्ट्र के बीच पहले से पाई जाने वाली एक साझ को एक मजबूत करना और सदस्य राष्ट्र के बीच राजनीतिक एकता यानी पॉलिटिकल यूनिटी पैदा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। यानी maastricht संधि जो थी इनका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक एकता को और मजबूत करना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त मुद्राएं, संयुक्त बैंकिंग प्रणाली और वीज़ा लिए बिना एक दूसरे देशों में आने जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त पारंपरिक सहयोग के लिए नए क्षेत्रों को निशानदेही भी की गई थी और इस सब का परिणाम यह है कि आज यूरोप के 27 राष्ट्र यूरोपीय संघ के सदस्य हैं और अन्य इसमें शामिल होने के लिए तैयार खड़े हो रखे हैं। आज यूरोपीय संघ विश्व के सर्वाधिक यह प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और धीरे धीरे
जो है राजनीतिक संघ की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसके फैक्टर, और ये एग्जाम में आता भी है, ये 18 मार्क्स में क्वेश्चन रहता ही रहता है। यूरोपीयकरण की सफलता के लिए उत्तरदायी कारण, तो ये बहुत ही जो है फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थी सफलता के लिए, यानी सब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया भी है। तो इसमें यही है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं जो, यानी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन, यानी यूरोपीय संघ देशों द्वारा स्थापित की गई एकता द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की गई सफलताएं विश्व के लिए अन्य राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक के रूप में सामने खड़ा हो गया है। आज एशिया और अफ्रीका में स्थित राष्ट्र अनुभव करते हैं कि यूरोपीय के राष्ट्र जो कि एक दूसरे से विरोध में युद्ध लड़ रहे हैं इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मिल सकते हैं। देखिए जो पहले दुश्मन थे आज दोस्त बन गए हैं। जब ऐसा हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, तो दूसरे राष्ट्र जो होते हैं ये भी सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आज यूरोपीय संघ जो है विश्व के अन्य राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आज जो है सार्क और एशियान आदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के लिए मार्गदर्शन भी है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि ये जो है सार्क और एशियन जो देश के संगठन बनाई गई है उसके लिए मार्गदर्शन का ये काम करता है कि ऐसे नीति रहेगी तभी कोई देश जो है प्रगति के राह पे आगे बढ़ सकती है। तो इनकी सफलता के जो मुख्य कारण थे वो क्या थे। एक पहला कारण तो यही बनता है कि युद्ध के कारण हुए क्षति की पूर्ति करना, यानी टू बी ए मीट टू द लॉस ऑफ वार, यानी विश्व में हुए पहले और दूसरे महायुद्ध का केंद्र यूरोपीय रहा था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। परंतु युद्धों के दौरान हुई भारी क्षति को यूरोपीय देशों को इस बात का एहसास करवा दिया गया था कि सक्रिय राष्ट्रवाद व्यर्थ है। हमें अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाकर पारंपरिक एकता की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हम मिलकर अपना पुनर्निर्माण कर सकें। तो इसमें युद्धों के कारण हुई क्षति को उन्होंने पूर्ति इस प्रकार से किया था। उसके बाद था आर्थिक निर्माण की इच्छा, यानी डिज़ायर ऑफ इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन। यूरोपीय राष्ट्रों ने यह भी अनुभव कर लिया था कि आर्थिक विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है और आर्थिक विकास के लिए परस्पर मिलकर यत्न करने की आवश्यकता है। आज किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली बनने के लिए केवल सैनिक शक्ति की जरूरत नहीं है, इसके साथ साथ राष्ट्र का आर्थिक विकास भी आवश्यक है और जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए दोस्तों, सिर्फ सैनिक ही व्यवस्था को बढ़ा लेने से कोई राष्ट्र जो है वो मजबूत नहीं होता है। उसके लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था भी मजबूत होना जरूरी है। मान लीजिए अमेरिका है इंडिया पर अटैक कर रहा है, अगर इंडिया से सारे सामान जो है अमेरिका में जाता है, अमेरिका जो है इंडिया पर निर्भर है, ठीक है, अगर हम उनके सारे निर्भरता को हम क्या कर ले, खींच ले, अपने तरफ ले ले, तो वो तो ऑटोमेटिक धराशायी हो जाएगा, भूखे ही मरने लग जाएगा। तो सैनिक से इम्पोर्टेंट जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अपने लिए आश्रित करना, उन चीज़ों को अपने पर वो करना, तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रख जाती है। इसलिए कोई राष्ट्र को जो है, इसका सबसे उदाहरण जापान भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें प्रस्तुत की गई है। उसके पश्चात श्रेष्ठ शक्ति के प्रभुता का खतरा, यानी थ्रेट ऑफ डोमिनेंस ऑफ द सुपर पावर। युद्ध के दौरान नष्ट हुए अर्थव्यवस्था को परिणाम स्वरूप विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों में पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोपीय जो राष्ट्र को काफ़ी चिंतित कर दिया था। उन्हें डर था कि इस अस्थिरता का अमेरिका और सोवियत संघ जो कि विश्व के श्रेष्ठ शक्ति है लाभ उठा सकती है। उनका यह डर विश्वास में बदल गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब यूरोपीय संघ द्वारा जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र को साम्यवादी राज्यों में बदल दिया गया था। ऐसी स्थिति में अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए पश्चिम यूरोप के राष्ट्र द्वारा अपने साधनों को इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया तथा जो काफ़ी सफल रहा। देखिए ये भी एक जो था दुविधा था, और दुविधा में इन्होंने जो भी सामान इकट्ठा किया वो उनके लिए फ़ायदे में कन्वर्ट हो गया। चलिए ये तो उनके किस्मत थी जो इनके फ़ायदे में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कई प्रॉब्लम भी इनको उठानी पड़ी थी इसके दौरान। यूरोप की शान को पुनर्जीवित करने के लिए टू रिवील टू द ग्लोरी ऑफ यूरोप्स, लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर यूरोप का प्रभुता स्थापित रहा था। ये तो आपको भी पता है, हमने पहले भी पढ़ा है। जो पारंपरिक प्रतियोगिता और पारंपरिक विवादों के कारण समाप्त हो चुका था। यूरोपीय राष्ट्र ने अनुभव किया था कि यूरोप के शान को पुनर्जीवित करने के लिए उनके बीच पारंपरिक सहयोग की आवश्यकता होगी, और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो यूरोप के अधीनता वाली स्थिति में रहना पड़ेगा, जो ठीक नहीं रहेगा। यानी उनको दूसरे देशों के अधीन रहना पड़ेगा, जो कहीं तक भी उचित नहीं था, और ये ऐसा करना भी नहीं चाहते थे। शीत युद्ध के
बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया, यानी टू बी गेट राइड ऑफ बैड इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। हम जानते हैं कि दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध आरंभ हो गया था और शीत युद्ध को केंद्र भी यूरोप ही बना था। दोनों श्रेष्ठ शक्तियां यूरोप में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए निरंतर यत्नशील थी और शीत युद्ध के बुरे प्रभाव का केंद्र भी यूरोप ही था। यूरोपीय राष्ट्र में महसूस कर लिया गया था कि शीत युद्ध के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उनके बीच एकता आवश्यक है, यानी एकता रहेगी तभी जाके उनके जो प्रभाव है उससे बचा जा सकता है। उसके बाद था कि साम्यवाद के प्रसार का डर, यानी यूरोप के राष्ट्र ने अनुभव किया था कि पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों में समानतावाद के प्रसार के लिए उनमें पाई जाने वाली गरीबी और उनका आर्थिक पिछड़ापन उत्तरदायी था। उन्हें डर था कि यदि पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र ने आर्थिक विकास में देरी की तो साम्यवाद का प्रसार उनमें भी हो सकता है। अंततः इस डर के कारण यूरोपीय संघ ने जो पश्चिमी यूरोप थी के राष्ट्र द्वारा आर्थिक विकास के लिए पारंपरिक एकता की जरूरत अनुभव की गई थी। सातवां पॉइंट ये है अमेरिका पर निर्भरता की मुक्ति, यानी लिबरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ यूएसए। युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय देशों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अमेरिका द्वारा मार्शल योजना के अधीन उन्हें व्यापक स्तर पर आर्थिक सहायता दी गई थी, परंतु यूरोपीय राष्ट्र अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, अतुल वे आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना चाहते थे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके द्वारा परस्पर मिलकर आर्थिक विकास पहली उनके लिए शर्त बनाई थी। तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से जो है इसकी सफलता बनी। संभावित युद्ध के सुरक्षा के लिए, यानी फॉर सेफली फॉर द पॉसिबल वार, यूरोप में दो परंपरा विरोधी महाशक्तियाँ की उपस्थिति ने भी यूरोपीय राष्ट्र को यह सोचने के लिए विवश कर दिया था कि उनकी पारंपरिक एकता ही इन दोनों महाशक्तियों के बीच होने वाली संभावित युद्ध से उन्हें बचा सकती है, यानी एकता जो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाए जाने के निर्णय भी लिया गया था और इस सबके लिए उनका पारंपरिक एकता आवश्यक थी। आज यूरोपीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चुनौती बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक उनकी एकता जो है हर देश के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकती है। उसके बाद जो 9th पॉइंट थी इसके भौगोलिक एकता, यानी ज्योग्राफिकल यूनिटी। यूरोपीय संघ के देशों में पाई जाने वाली भौगोलिक एकता भी यूरोपीय संघ की सफलता के लिए उत्तरदायी था। बर्तानिया के अतिरिक्त यूरोपीय संघ में शामिल अन्य सभी देशों को सीमाएं आपस में जुड़ी हुई थी, जिसकी परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई में बंधे हुए थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी प्राकृतिक सीमाएं हैं जो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीपों से अलग करती है, जो इनके लिए बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट थी इनके सुरक्षा के लिए। तो ये भी चीज़ जो थी इनकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया। उसके बाद था संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था, यानी कॉमन पॉलिटिक्स। यूरोपीय संघ में शामिल सभी राष्ट्र में लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार पाई जाती है और यह एक तथ्य भी यूरोपीय संघ की सफलता के लिए उत्तरदायी है। यदि यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्र में से कुछ में तानाशाह प्रणाली की सरकार होती तो इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था, क्योंकि तानाशाह होना किसी भी राष्ट्र के लिए प्रगति के लिए वो रुकावट बन जाती है। तभी तो आपको पता है कि तानाशाह नहीं होना चाहिए और तानाशाह जो है काफ़ी दिनों तक नहीं चल पाती है। परंतु क्योंकि यूरोपीय संघ में शामिल सभी राष्ट्र में सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास है और इसे उत्तरदायित्व सरकार स्थापित है, इससे सब में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भी शामिल होता है, यानी लोगों को द्वारा राज्य किया जाने वाला राष्ट्र ही काफ़ी कामयाब और प्रगतिशील रही है। उसके पश्चात जो है विचारात्मक एकता, यानी कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल यूनिटी। यूरोपीय संघ में शामिल सभी देशों के बीच विचारात्मक एकता भी पाई जाती है। यूरोप के देश में जो पहली साम्यवादी विचारधारा के प्रभावाधीन थे, आज पुण्य उत्तरदायी विचारधाराओं को अपना चुके हैं और आज लगभग सारा यूरोप उत्तरवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। जिन देशों के बीच विचारात्मक एकता होगी उनके बीच आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। उसके बाद है संयुक्त मुद्रा, यानी कॉमन करेंसी। हम जानते हैं कि यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्र द्वारा 1 जनवरी 2002 को यूरो के नाम से संयुक्त मुद्रा को अपनाया गया था। आज केवल बर्तानिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क के अतिरिक्त यूरोपीय संघ में शामिल अन्य सभी राष्ट्र की मुद्रा यूरो है, जिससे इन देशों को परस्पर लेन देन करना आसान हो जाता है और सभी देशों के बीच एक संयुक्त मंडी स्थापित हो पाई है। इससे इन देशों में बसने वाले लोगों को एक दूसरे के भी निकट ला दिया है। तो ये जो मुद्रा करेंसी होती है उनका बहुत महत्वपूर्ण यही रहता है कि वो सहयोगी देशों से काफ़ी हेल्पफुल कर सकते हैं। उसके बाद था समान की नीति, यानी कॉमन टैक्स ऑफ पॉलिसी, यानी कर की नीति। जो सामान्य कर की नीति जो थी आम थी। यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्र द्वारा अपनी आयात और निर्यात
तथा कर नीति में सुधार करके इसे एक सामान्य बनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों को पारंपरिक व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई थी। अच्छी बात यह है कि ये देश पारंपरिक व्यापार को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा यूरोप एक व्यापारिक क्षेत्र बन गया था। आज सार्क और आसियान में शामिल राष्ट्र यूरोपीय संघ में प्रेरणा ले रहे हैं, ठीक है, और प्रेरणा लेते ही रहेंगे क्योंकि इनमें जो है दूसरे से लेने की ही विचारधारा रहती है। उसके बाद है स्वतंत्र यात्रा यानी फ्री ट्रैवलिंग। यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्र द्वारा वीज़ा के बिना सदस्य राष्ट्र में आने जाने की व्यवस्था भी की गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके द्वारा संयुक्त पासपोर्ट की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्र को नागरिक को आने जाने की पूरी छूट प्रदान की गई थी। आज यूरोपीय संघ के अनेक नागरिक अपने पड़ोसी राज्य में काम करने जाते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन राष्ट्रों के बीच पर्यटन को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। तो इससे क्या होता है कि इससे देश मजबूत होती है और देश जो है काफ़ी स्ट्रांग रहती है। 15वां पॉइंट यही है कि संयुक्त संविधान की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्रों द्वारा एक संयुक्त संविधान तैयार किया गया है जो 2007 में लागू किया जाना था, परंतु इस संविधान को लागू किए जाने से पहले इस पर विभिन्न देशों के संसदों द्वारा स्वीकृति दी जानी थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस तरह से संविधान में लागू करने में कुछ देरी हो सकती है, परंतु संयुक्त संविधान के लागू किए जाने के बाद यूरोप एक राजनीतिक इकाई में बदल जाएगा और जो इस देशों में पाई जाने वाली एकता को और मजबूत करेगा। देखिए, इसमें जो है निष्कर्ष जो है आप यही कर सकते हो या कंक्लूजन यही निकाल सकते हो कि ऊपर लिखित विचारों से पढ़ने से हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यूरोपीय एकीकरण की सफलता के लिए कोई एक कारण नहीं अतुल, इनके कारण उत्तरदायी है, यानी कई कारण जो है इनके उत्तरदायी है। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद पैदा हुई स्थिति ने पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र को आपस में मिलने के लिए विवश कर दिया। इन्हें महसूस करा दिया कि यदि वे आपस में नहीं मिलेंगे तो वे श्रेष्ठ शक्ति के हाथों में खिलौने बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे इन्हीं पे नज़र था इनका, ठीक है, कि दोनों पावरफुल कंट्री इनका हाथों का खिलौना बना लेता और वे अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकेंगे। तो अंततः इन स्थितियों को देखते हुए पहले यूरोप ने 6 राष्ट्रों द्वारा मिलकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण करवाया गया। धीरे धीरे इस संगठन का विस्तार होता गया और आज यूरोपीय संघ के नाम से ये पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के 27 देश का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन बन चुका है। यानी इनकी एकता ने ही इनको जो है अमेरिका और सोवियत संघ से बचाया। अगर इनकी एकता नहीं होती तो शायद जो है ये भी जो है मित्र राष्ट्र के गुलाम बन के रह जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने 27 देश को आपस में मिला के, जो उनके बाउंड्री के साथ मिलते थे, उन सभी राष्ट्रों को आपस में मिला के इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और अपनी एकता की इन्होंने पहचान दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये जो है पड़ोसी देश यानी जो अमेरिका था, सोवियत यूनियन का, इन्होंने गुलाम नहीं बन पाए और यही चीज़ इनके जो है सफलता का मुख्य कारण भी बना। उसके पश्चात जो है हमारा यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम व्यू से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवा रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें यही है कि यूरोपीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय के व्यापक रूप में प्रभावित किया। वो पहला तो पॉइंट यही था कि आर्थिक प्रभाव डाला, यानी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट था। यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को व्यापक रूप में शामिल किया है और इसका घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से अधिक है। इसकी जो करेंसी है यूरो है, अमेरिकी डॉलर के लिए चुनौती बन सकती है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की भागीदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है और यही कारण है कि यह अमेरिका और चीन के साथ व्यापारिक विवादों को अपनी इच्छा अनुसार मनवा सकता है। इसकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव केवल इनके पड़ोसी देशों पर ही नहीं अतुल एशिया और अफ्रीका के दूर दराज देशों पर भी पड़ रहा है। आज यह विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रभावशाली समूह के रूप में काम करता है और अपनी इच्छा को मनवाने में भी सफल रहता है। तो ये ऐसे राष्ट्र जो है हमेशा आगे प्रगति के राह पे चलते हैं। उसके बाद था कूटनीति प्रभाव। यूरोपीय संघ का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर कूटनीति प्रभाव भी है। इसके 2 सदस्य देश फ्रांस और बर्तानिया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इसके अनेक देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इस तरह संयुक्त राष्ट्र में यूरोपीय संघ का विशेष स्थान है और अपनी इसी के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावित करने की स्थिति में है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम में संबंधित अमेरिकी नीति को प्रभावित कर पाना इसकी एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण के विनाश के मामले में धमकी या सैन्य शक्ति के प्रयोग के उत्थान पर राजनीतिक, आर्थिक, निवेश और परंपरा वार्ता की नीति अधिक सफल रही है।
उसके पश्चात जो है तीसरा सैन्य प्रभाव, मिलिट्री इम्पैक्ट। सैन्य शक्ति के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ये आपको समझ में भी पता होना चाहिए। इसका कुल सुरक्षा बजट अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यूरोपीय संघ के दो देश फ्रांस और बर्तानिया के पास परमाणु शस्त्र भी हैं और एक अनुमान के अनुसार इनके भंडार में 550 के लगभग परमाणु शस्त्र भी हैं। अंतरिक्ष और संचार तकनीकी, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में यूरोप का विश्व में दूसरा स्थान है। तो कह सकते हो कि यूरोप जो है हर देशों से काफ़ी मजबूत है। उसके बाद है बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ एक कदम में बढ़ा रही है, स्टेप टुवर्ड टू मल्टीपोलैरिटी। हम जानते हैं कि विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के भंग हो जाने के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई थी, जो ठीक नहीं है। आज अमेरिका विश्व की एकमात्र बड़ी शक्ति है जिसकी विश्व व्यवस्था को प्रत्येक पक्ष पर पूरा नियंत्रण है, जो कि किसी तरह से उचित नहीं है। अगर एक देश की प्रभुता रह जाती है तो बाकी देश जो है कठपुतली की तरह ही काम करेगा। परंतु यूरोपीय संघ के एक प्रभावशाली आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित होने से यूरोप में बहुध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना की आशा पैदा हुई है, जो विश्व में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमने पढ़ा है कि यूरोपीय संघ की सेना विश्व में दूसरे नंबर पर है और इसकी करेंसी यूरो है। अमेरिकी डॉलर के लिए चुनौती बन सकती है, यानी अमेरिकी डॉलर की चुनौती देना सबसे बड़ी बात बनती है। यहाँ ये भी देखा गया कि यूरोपीय संघ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं पर कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभाव करने में सफल भी रही है। यानी हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ विश्व में शक्ति के लिए वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफल हो पाया है। यानी अमेरिका को चुनौती देने के लिए यूरोप ही जो है जो चुनौती दे सकता है, क्योंकि अमेरिका हर क्षेत्र में अपने आप को पावरफुल बना रहा है और सारे ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर कंट्रोल में कर रखा है। तो इससे क्या हुआ, दूसरे देशों को भी प्रभाव करेगा। लेकिन यूरोपीय शक्ति इतने है पावरफुल जो इसका चुनौती का सामना कर सके, यानी अमेरिका से दो हाथ करने का रखता है। अगला पॉइंट जो है हमारा दोस्तों, यूरोपीय संघ के लिए चुनौती। इसमें कोई संदेह नहीं कि यूरोपीय संघ वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघ, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और यह बहुत तेज़ी से यूरोपीय देशों की राजनीतिक एकता की तरफ बढ़ रहा है। परंतु इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो उसको देखना है, और चुनौतियाँ जो हैं कुछ इस तरह से हैं। पहला तो यही है वोटिंग का मुद्दा, यानी इशू ऑफ वोटिंग। यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्रों का आकार, उनकी जनसंख्या और उनके आर्थिक स्तर में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है, जबकि यूरोपीय संघ के विभिन्न संगठनों में सबको सामान्य मताधिकार प्राप्त है और निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में एक छोटा राष्ट्र भी निर्णय के रास्ते में बाधा बन सकती है। दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जो कि काफ़ी बड़े राष्ट्र हैं और यूरोपीय संघ में प्रभावशाली भूमिका की मांग कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है इनका प्रभाव में कुछ चुनौतियां आ सकती है। उसके बाद सुरक्षा नीति के बीच तालमेल की समस्या, इन प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र के बीच उनकी सुरक्षा नीतियों के बीच तालमेल कायम किए जाने की समस्या भी रहता है बना हुआ। इंग्लैंड का मत है कि यूरोपीय संघ की संयुक्त सुरक्षा नीति यानी नाटो को महत्व को कम कर दिया है। तो नाटो तो आपको पता ही है कि संयुक्त जो सुरक्षा नीति नाटो है कि महत्व भी अब कम होती चली जा रही है। उसके बाद है राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय संघ वित्तीय एकता प्राप्त करने के बाद राजनीतिक एकता की तरफ बढ़ रहा है, परंतु विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय प्रभुता इसके रास्ते में बाधा भी बन सकती है। इंग्लैंड द्वारा आज तक अपने सिक्के पाउंड स्टिंग का त्याग नहीं किया गया है, उससे वे ब्रिटिश शासन के प्रतीक मानते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय प्रभुता के साथ समझौता करने को कैसे तैयार हो जाएगा। उसके बाद था चौथा प्रवासी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेंट। यूरोपीय संघ में शामिल यूरोपीय देशों में नागरिक यूरोपीय संघ में शामिल बर्तानिया, फ्रांस और इटली आदि यूरोपीय देशों को प्रवास करने के लिए उत्सुक है, जबकि विकसित देशों की समस्याएं हैं, यानी अपनी कुछ समस्याएं हैं और वो बिना रोक टोक के इन देशों को प्रवासी को अपने देशों में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बर्तानिया का लोग द्वारा यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय इसी कारण लिया गया था, क्योंकि पूर्वी यूरोप के देश अधिकांश नागरिक बर्तानिया के प्रवास कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बर्तानिया में रोजगार की समस्या पैदा हो रही थी और स्कूल और अस्पताल पर नियंत्रण प्रति बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद पांचवा पॉइंट दोस्तों ये था संयुक्त मुद्रा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन करेंसी। यद्यपि यूरोपीय संघ द्वारा यूरो के नाम से यूरोपीय संघ में शामिल देशों के लिए संयुक्त मुद्रा को लागू किया जा चुका है, परंतु अभी भी स्वीडन और डेनमार्क अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को त्याग कर यूरोपियों को अपनाने जाने के तैयार नहीं है। इन देशों के लोग का अपनी करेंसी के साथ लगाव है और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अतिरिक्त संयुक्त करेंसी अपनाए जाने से उनकी अपनी करेंसी का महत्व भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ी उनकी समस्याएं उत्पन्न करती है।
उसके बाद है पूर्वी यूरोप के देशों के आर्थिक पिछड़ापन, यानी इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपीय देशों जो विश्व में से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के चंगुल से मुक्त हुए थे, कि आर्थिक स्थिति पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले में काफ़ी पिछड़ी हुई है। प्राकृतिक है कि वे रोजगार प्राप्ति के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों की तरफ आकर्षित होंगे, जबकि पश्चिमी यूरोप के देशों की अपनी समस्याएं हैं। जरूरत पूर्वी यूरोप के देशों में पाए जाने वाले आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने की है, ताकि वे अपने अपने देशों में ही रोजगार प्राप्त कर सकें और पश्चिमी यूरोप के देशों पर बोझ न बने। अगर वो बोझ बनेंगे तो वो उनके लिए भी समस्या उत्पन्न खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो दूसरे देशों को रोजगार देना उनके लिए संभव शायद न भी हो। उसके बाद है अमेरिका का चिंता। यूरोपीय संघ को बढ़ते हुए प्रभाव से अमेरिका भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि शक्तिशाली यूरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है। इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए प्रसिद्ध विद्वान हेस्टन ने कहा है कि अमेरिका को पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में कहीं गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एकीकृत यूरोपीय जनसंख्या, साधन और आर्थिक समुदाय, टेक्नोलॉजी और युद्ध शक्ति से दृष्टि से एक महाशक्ति के रूप में उभरने की सामर्थ्य रखता है, जो कि अमेरिका के गौरव को चुनौती दे सकता है। हेनरी किसिंगर ने भी ये बात बताई थी कि 21वीं शताब्दी की आंतरिक व्यवस्था में कम से कम 6 प्रमुख शक्तियां हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत और यूरोप। इसलिए यूरोपीय संघ से अमेरिका का चिंता होना स्वाभाविक ही था। उसके बाद है यूरो जोन ऋण संकट 2011। यूरो जोन डेवट क्राइसिस एंड 2011 विश्व में चल रहे आर्थिक मंदी के दौर के कारण यूरोपीय संघ में शामिल कुछ देशों को ऋण संकट यानी डेबिट क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, और ग्रीस बुरी तरह से इस संकट के लपेट में आ चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ के अस्तित्व और यूरो पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस संकट से ग्रीस को बाहर निकालने के लिए यूरोपीय संघ के नेता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर गंभीर यत्न किए जा रहे हैं, और ग्रीस का ऋण 50% तक मुनाफा के लिए जाने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद था संयुक्त विदेश नीति की समस्या, यानी संयुक्त विदेश नीति की समस्या भी थी। प्रॉब्लम ऑफ कॉमन फॉरेन पॉलिसी। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी विदेशी नीति होती है, जो राष्ट्र की आवश्यकता, चुनौती और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मुख्य रखकर तैयार की जाती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी राष्ट्र को विदेशी नीति एक हो। यही स्थिति यूरोपीय संघ में शामिल देशों की भी थी। जो यूरोपीय देश में शामिल थे उनके भी इसी स्थिति थी। इसमें शामिल देशों का इतिहास संयुक्त नहीं है, और पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्र प्रत्येक एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, और शीत युद्ध के दौरान भी पूर्व और पश्चिम यूरोप के बीच काफ़ी मतभेद रहे हैं। अंततः ऐसी स्थिति में यूरोपियों को सभी राष्ट्र के लिए एक संयुक्त विदेशी नीति पर सहमत होना मुश्किल है, जबकि यूरोपीय संघ में शामिल राष्ट्रों को संयुक्त विदेशी नीति अपनाए जाने की बात भी रहती है। जर्मनी के प्रति अविश्वास, यानी जर्मनी के प्रति जो इनका अविश्वास था, यूरोपीय के अधिकांश देश जर्मनी को एक शक और अविश्वास की नज़र से देखते थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्र द्वारा जर्मनी को कमज़ोर किए जाने के अनेकों प्रयत्न किए गए थे, और यहाँ तक कि जर्मनी के 2 भाग यूरोपीय पश्चिम जर्मनी के बीच बांट दिया गया था। परंतु इसके सबके होते हुए भी जर्मनी ने कम समय में आश्चर्यजनक प्रगति की है, और आज संगठित जर्मनी यूरोपीय का अग्रणी देश बन गया है। आज यूरोप के देशों को डर सता रहा है कि कहीं जर्मनी यूरोपीय देश पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित न कर ले। जर्मनी के वैज्ञानिक द्वारा महान अनुसंधान किए गए हैं, और जो विश्व के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है, और यूरोपीय देशों के दिलों में जर्मनी के प्रति अविश्वास के डर को निकालने की जरूरत भी रहा है। उसके पश्चात 11वां पॉइंट यही कहता है कि बर्तानिया की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बर्तानिया यूरोप का महान राष्ट्र और लंबे समय तक बर्तानिया का विश्व के अधिकांश भाग पर राज्य रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बर्तानिया और अमेरिका के संबंध बहुत घनिष्ठ रहे हैं, और यूरोप के अन्य देशों को शंका है कि बर्तानिया द्वारा अमेरिकी यूरोप में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेगा। यही कारण था कि फ्रांस और राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल्स बर्तानिया सहित अन्य अनेकों देशों को यूरोपीय संघ में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं थे। बर्तानिया जो है 1973 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना था, और जबकि चार्ल्स डी गॉल्स द्वारा 1969 में अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया गया था। बर्तानिया द्वारा पौंड के यूरोपीय संघ को संयुक्त करेंसी यूरो में शामिल नहीं किया गया था, तथा अन्य उनके मुद्दे भी थे जिन पर बर्तानिया यूरोपीय संघ के अलग राय रखता था। अंततः जो है 23 जून 2016 को करवाए गए जनमत संग्रह रेफरेंडम्स द्वारा बर्तानिया द्वारा स्वयं को यूरोपीय संघ से अलग करने का निर्णय भी लिया गया।
यानी इन सब को पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि यूरोपीय संघ को अनेक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तथा 1 फरवरी 2020 को बर्तानिया द्वारा यूरोपीय संघ को छोड़ जाने के परिणाम स्वरूप ये चुनौतियां और भी गंभीर होती चली गई। परंतु इस सब के बावजूद भी यूरोपीय संघ में शामिल अन्य 27 सदस्य देश द्वारा 25 मार्च 2017 को यूरोपीय संघ को स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर पारित किए गए एकता की घोषणा पर डिक्लेरेशन ऑफ यूनिटी के द्वारा उनकी उपस्थिति तथा एकता को बनाए रखने के लिए प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की जा सकती है। उसके पश्चात है बर्तानिया द्वारा यूरोपीय संघ को छोड़े जाने का प्रभाव। तो इसमें यही बात पहला पॉइंट में यही कहा गया है कि यूरोपीय संघ के प्रभाव में कमी, इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑफ डिक्लेरेशन, बर्तानिया के बाहर निकलने से यूरोपीय संघ को प्रभाव में अवश्य ही कमी आएगी, क्योंकि बर्तानिया यूरोप संघ का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली मेंबर देश है। यूरोपीय संघ को मेंबर देशों में जर्मनी के बाद बर्तानिया की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर थी, जिसके उपरांत बर्तानिया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के वीटो शक्ति प्राप्त देश भी है। इसका विश्व राजनीति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, यानी बर्तानिया को यूरोपीय छोड़ जाने का बहुत ही भी प्रभाव इस पर पड़ सकता है। यूरोपीय संघ की एकता पर प्रभाव भी पड़ सकता है। बर्तानिया को यूरोपीय संघ से बाहर होने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ की एकता पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। यूरोपीय संघ से अलग होने के समर्थक और यूके इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता गिल फर्नी द्वारा कहा गया था कि हमने यूरोपीय संघ की दीवार की एक ईंट उखाड़ दी है और आशा की जाती है कि यह प्रभुता संपन्न यूरोपीय देशों की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो कि सिद्ध भी हो सकती है। उसके पश्चात यूरोपीय बर्तानिया के अलग थलग होने की संभावनाएं, ठीक है। इसमें अलग होने की बात की गई है धारा 50 आर्टिकल में। उसका चौथे पॉइंट में यही बात बताई गई है कि बर्तानिया की एकता और अखंडता के लिए संकट, तो संकट तो रहेगी। जब इनकी बर्तानिया जो ये काफ़ी पावरफुल कंट्री थी, इनमें कहा गया था कि इनके जनमत ग्रहण कराने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद था दोस्तों बर्तानिया की राजनीति में कट्टरतावादी की बोलबाला। अब कट्टरपंथी की जो बोलबाला है काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया था। इसके विविध देशों लोग ऐसे हुए हैं जो बर्तानिया प्रवासी की आवाज़ के विरुद्ध थे, प्रवासियों के बर्तानिया में आवाज़ को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में थे, ठीक है। अगर हम इन सब बातों को संक्षेप में कहें तो यही कह सकते हैं कि बर्तानिया द्वारा यूरोपीय संघ को छोड़ने के बुरे प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक है और जल्दबाजी में किया गया निर्णय प्रतीत होता है कि बर्तानिया के सर्वाधिक प्रणालियों में व्यवस्था है कि बर्तानिया को कोई भी 1 लाख वोट अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत कॉमनवेल्थ सदस्य की किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए कह सकते हैं और जनमत संग्रह के परिणाम आने के 24 घंटे के अंदर 10 लाख से अधिक वोटर द्वारा कॉमनवेल्थ सदस्य के इस विषय पर पुनः विचार किए जाने की प्रार्थना की गई थी। इससे प्रतीत होता है कि बर्तानिया के काफ़ी लोग जनमत संग्रह के परिणाम से प्रसन्न नहीं है और इसके परिणाम से क्या निकलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। याद रहे कि जनमत संग्रह के परिणाम आते ही बर्तानिया पौंड में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज भी की गई थी। इसी के साथ दोस्तों ये जो हमारा था ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। तो आगे जो है हम आगे अगला चैप्टर करेंगे। उससे पहले जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। आप जितने दोस्तों से शेयर कीजिएगा उतना उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बाय।